आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश IAS रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करवा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम चर्चा करेंगे आज कि प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज जो हम जानने जा रहे हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दोस्तों, सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: धर्म ग्रंथ, विदेशियों द्वारा विवरण, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को 4 वर्गों में विभाजित किया गया: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों द्वारा विवरण और पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले देखते हैं धार्मिक ग्रंथ स्रोत कौन कौन से हैं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ स्रोत में आ जाते हैं ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन ग्रंथ। दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। दोस्तों, धर्म ग्रंथ में जो आ जाते हैं ब्राह्मण साहित्य आते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण। बौद्ध साहित्य में आते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यदान, बुद्ध चरित जो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, महाविभास वसुमित्र के द्वारा लिखी गई है, और जातक। जैन ग्रंथ में आ जाता है कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र आदि। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत में आ जाता है राजतरंगिणी जो लिखी गई है कलहन के द्वारा, पृथ्वीराज रासो, चंद्रमादा और हर्षचरित, बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास और स्वप्नवास वदता। ये ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत में आते हैं राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासो, हर्षचरित्र, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवास वदता। राजाओं द्वारा रचित साहित्य सातवाहन वंश के शासक हाल के द्वारा गाथा सप्तशती लिखी गई है। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के शासक के द्वारा मत विलास प्रहसन, हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली, नागादान, प्रियदर्शिका। दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताबें लिखी है? रत्नावली, नागादान और प्रियदर्शिका। और सोमेश्वर चालुक्य के द्वारा जो है मानसोल्लास। साहित्यिक स्रोत ग्रंथ। दोस्तों, अभी तक हम धार्मिक ग्रंथ स्रोत देख लिए, ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत देख लिए। अब हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत ग्रंथ जो है उसको देखने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत में आ जाता है साहित्यिक स्रोत ग्रंथ जो है राजतरंगिणी, जो संस्कृत भाषा में लिखे गए। राजतरंगिणी जो लिखी है किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इस ग्रंथ में है। ऐतिहासिकता की झलक किस ग्रंथ में? राजतरंगिणी में। महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ है। दक्षिण बौद्ध मत के ग्रंथ है। महावंश और दीपवंश जो बौद्ध ग्रंथ है। ललित विस्तार जो बौद्ध ग्रंथ की रचना जो नेपाल में हुई थी, ललित विस्तार की। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। पाणिनि ने क्या है? पहला संस्कृत व्याकरण जो है अष्टाध्यायी था। इसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। दोस्तों, जो पाणिनि के द्वारा पहला संस्कृत व्याकरण लिखा गया अष्टाध्यायी, इसमें जो है मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। तो मौर्य काल में अगर आपको मौर्य काल का सामाजिक जीवन कैसा था, समाज में खान पान वेशभूषा कैसा था, इसकी जानकारी आपको प्राप्त करना है तो पाणिनि के अष्टाध्यायी से आप प्राप्त कर सकते हैं। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। दोस्तों, पतंजलि जो है योग दर्शन के जनक हैं और इन्होंने महाभाष्य की रचना की। और पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी की रचना की। तो इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। और यहाँ पर पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित पतंजलि का महाभाष्य भी है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र के रूप में की है ना। हर्षचरित्र के रूप में बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त ने लिखी है ना। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य और चाणक्य और गुप्त ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न आ जाते हैं कि अर्थशास्त्र जो लिखा गया किसके द्वारा? कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया, उसी का नाम है दोस्तों
और इसमें मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करता है। तो मौर्य काल में राज्य व्यवस्था कैसा था, जैसे अभी भारत में राज्य व्यवस्था है, भारतीय संविधान है, तो उस समय मौर्य काल का जो संविधान था, नियम कानून किस प्रकार से चल रहे थे, उसके बारे में नॉलेज जो है भारतीय राज्य व्यवस्था मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी कौन देता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। लेकिन अगर बात करते हैं पाणिनि का जो व्याकरण था अष्टाध्यायी, वो मौर्य काल के सामाजिक जीवन, देखो सामाजिक जीवन अगर आया है तो अष्टाध्यायी में वर्णन किया गया है। और अगर राजनीतिक मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो अर्थशास्त्र में वर्णित है। लोग सोचते ये है बच्चे कि अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र से संबंधित है, नहीं, वो अर्थशास्त्र अलग है जो विषय है जिसके जनक है एडम स्मिथ। अब है विदेशियों द्वारा विवरण। दोस्तों अब क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, धर्म ग्रंथ हो गए। धर्म ग्रंथ में हम जानते हैं ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन ग्रंथ। और ऐतिहासिक ग्रंथ में ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत है ना, ये है। उसके बाद है विदेशियों, तीसरा जो स्रोत है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो है वो विदेशियों द्वारा विवरण है। यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था दोस्तों, हिस्टोरिका। अब है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को कौन नहीं जानता दोस्तों, बार बार एग्जाम में मेगास्थनीज से संबंधित प्रश्न, बीपीएससी एग्जाम हो या राज्य स्तरीय जो भी एग्जाम हो या केंद्र स्तरीय जो भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उसमें डेफिनेटली जो है इतिहास से यहाँ पर जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। दोस्तों ये जो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका की रचना की। इंडिका के देखो अगर बात की जाए इसका मूल रूप अभी प्राप्त नहीं हुआ है ना, लेकिन इसके उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। इनके जो उद्धरण हैं बहुत सारे। तो इंडिका की रचना जो की गई किसके द्वारा लिखी गई, वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। और जो मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। दोस्तों अब है अज्ञात लेखक। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति और व्यापार पर प्रकाश अपनी रचा और पेरिफल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। दोस्तों लाल सागर का विवरण इसमें दिया गया है। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी में हाल फिलहाल में ये प्रश्न आया था कि पेरिफल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है दोस्तों अज्ञात लेखक। लेकिन कुछ किताबें लिखती हैं कि इसके लेखक हैं और इसके लेखक के नाम को भी, अगर रामशरण शर्मा का प्राचीन भारत का इतिहास अगर देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके लेखक हैं, है ना। लाल सागर का विवरण जो किताब है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है ये किताब लिखी गई है। इसके लेखक का नाम भी दिया गया है, रामशरण शर्मा जो है 11वीं की बुक है जो है प्राचीन भारत के इतिहास में वर्णित है। अब है टोलमी। दोस्तों विदेशियों का विवरण से भी हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है ना। टोलमी की ज्योग्राफी, टोलमी जो है ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी, है ना, 150 ईस्वी के आसपास में। प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है ये टोलमी की भूगोल। और एस्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। एस्ट्रेबो ने क्या कहा कि मेगास्थनीज का जो इंडिका है वो क्या है, उसमें काल्पनिक बातें बताई गई है। अब है रोमन लेखक एक थे प्लिनी। देखो नेचुरल हिस्टोरिका, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है, और इसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंध की जानकारी मिलती है। तो प्लिनी के द्वारा लिखी गई जो एक पुस्तक है ना, वो नेचुरलिस हिस्टोरिका, इसमें भारत और इटली के बीच में जो व्यापार संबंधों की जानकारी मिलती है, जो व्यापारिक संबंध है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो नेचुरल्स हिस्टोरिका। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार जो है बीपीएससी में पूछ दिया जाता है। चीनी विवरण। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। चीनी पर्यटक जो भी थे भारत में किसके लिए आते थे, बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध। तो इससे भी हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास किस प्रकार था, हमारा प्राचीन भारत किस प्रकार था, इसकी जानकारी हमें चीनी विवरण से भी मिलती है। तो ये लोग जो है जितने भी चीनी पर्यटक थे वो बौद्ध धर्म के अध्ययन और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। फाहियान या चंद्रगुप्त द्वितीय
गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके शासनकाल में भारत है। ये कई बार पूछा है, 1000 बार, 100 बार, कई बार पूछा है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश का शासक था, तो गुप्त वंश का। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी के शासनकाल में फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया था। और ये कब आया था, 5वीं सदी के आरंभ में आया था। तो ये भी पूछ दिया जाता है फाहियान जो है कब आया था, 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। उसने जो एक रचना की थी फूको की, है ना, फाहियान ने एक रचना की थी गुप्त काल में भारत, फूको की। अब देखिए इस फूको की नामक पुस्तक में जो फाहियान के द्वारा लिखा गया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो गुप्त शासक थे। और उन्होंने जब गुप्त शासन काल में आया था तो उन्होंने फूकोकी नामक एक पुस्तक की रचना की और गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। तो दोस्तों गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति कैसी थी। देखिए अगर हम बात करते हैं ये अगर हम बात करते हैं अष्टाध्यायी की, है ना, अष्टाध्यायी जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, प्रथम व्याकरण है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो साफ साफ बताया गया है कि सामाजिक जीवन जो है मौर्य काल में जो है सामाजिक जीवन कैसा था, और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें जो है मौर्य काल का जो राज्य व्यवस्था था वो किस प्रकार था, इसका वर्णन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फाहियान, तो फाहियान जो है एक यात्री था, तीर्थ यात्री था, है ना, और यहाँ तीर्थ करने के लिए आया था, है ना। तो ये जो है फाहियान जो है उसने एक किताब लिखी थी फूको की, और उसमें जो है गुप्त काल के बारे में, है ना, गुप्त काल के बारे में, गुप्त काल में भारत की जो सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, या धार्मिक स्थिति क्या थी, इस पर प्रकाश डाला है। अब है हेनसांग, जिसको युआन च्वांग भी कहते हैं, है ना, हेनसांग नाम है। यह हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनसांग भारत कब आया। ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार आ चुका है कि हेनसांग भारत कब आया, तो 629 ईस्वी में भारत आया। और इसने सुयुकी की, एक है फूकोकी और एक है सीयुकी। तो फाहियान जो है फूकोकी की रचना की और हेनसांग ने सीयुकी की रचना की। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इनटू अर्धचंद्रकार नाम देता है ना। हेनसांग जो है भारत को अर्धचंद्रकार, हेनसांग के मित्र ह्वीली ने हेनसांग की जीवनी लिखी थी। हेनसांग की मित्र कौन थे, ह्वीली, वो जो है हेनसांग की जीवनी लिखी है। उसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया। इसमें 38 देशों का विवरण मिलता है। तो हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज और समाज का वर्णन उनके फ्रेंड जो हैं वो चर्चा। इति संघ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भी चीनी यात्री है। ये 7वीं शताब्दी में भारत आया। तो ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इति से कम आया था। 5वीं शताब्दी के शुरुआत में फाहियान, 629 ईस्वी में हेनसांग, और इति संघ जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया। तो ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। इसने किस पुस्तक की रचना की, फूकोकी की। तो फूकोकी में किस चीज़ का वर्णन मिलता है, तो गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलता है। और फाहियान कब आया था, तो 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। एग्जाम में आ सकता है कि फाहियान कब आया था, तो 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में। हेनसांग कब आया था, तो ये 629 ईस्वी में भारत आया था। इसने किस पुस्तक की रचना की, सीयुकी की रचना की, है ना। और इति सिंह कब आया था, तो भारत में ये जो इति सिंह है 7वीं शताब्दी में आया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है इन चीनी यात्रियों के बारे में, है ना। तो नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया इति सिंह, है ना। अब है अरबी लेखक सुलेमान, 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। अलबरूनी महमूद गजनबी का समकालीन था, है ना। अलबरूनी जो किसका समकालीन था, महमूद गजनबी का। और तहकीक हिंद, किताबुल हिंद की रचना की। तो अलबरूनी किसकी रचना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी कई बार बीपीएससी में पूछ चुका है कि तहकीक हिंद की रचना किसने की, तो अलबरूनी ने। किताबुल हिंद की रचना किसने की, तो अलबरूनी ने, जिसमें भारत के निवासियों का दशा का वर्णन है। दोस्तों ये तहकीक हिंद या किताबुल हिंद की जो रचना अलबरूनी के द्वारा की गई थी, जो महमूद गजनबी का समकालीन था, उसमें भारत के निवासियों का दशा का वर्णन है। अब है दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। क्या है दोस्तों,
पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या मिले हैं, अभिलेख, सिक्के, मुहर, स्मारक, मूर्तियाँ। देखो हमको भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जो मिलती है वो मिलती है आपको सिक्कों से भी मिलती है, अभिलेख से भी मिलती है, स्मारक से मिलती है, मूर्तियाँ से मिलती है, चित्रकला से मिलती है, भौतिक से मिलती है, अवशेष, मृदभांड और आभूषण आदि आते हैं। अभिलेख, एपिग्राफी और पोलियोग्राफी और न्यूमिस्मेटिक्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दावली को देख लेते हैं। अभिलेख क्या है, जो लेख मुहर, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। जो लेख जो है लिखा हुआ चीज़ जो है मुहर पर मिलता है, चट्टान पर मिलता है, ताम्रपत्र पर मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी क्या है, अभिलेख के अध्ययन को ही एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। एग्जाम में अगर पूछता है कि एपिग्राफी क्या है तो अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाते हैं, पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अगर पूछ दे कि अभिलेख क्या है तो जो लेख मुहर पर मिलता है, चट्टान पर मिलता है वो क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। जो लेख जो है मुहर, प्रस्तर, स्तंभ, स्तूपों और चट्टानों पर मिलता है उसको क्या कहते हैं, अभिलेख। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। पेलियोग्राफी, अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन। अब अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेलियोग्राफी, है ना। पेलियोग्राफी में पुरालिपि शास्त्र, अभिलेख के अध्ययन या दूसरा कोई भी प्राचीन दस्तावेज का प्राचीन तिथि का अध्ययन। अभिलेख के तिथि का अध्ययन को हम पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी। अभिलेख किसको कहते हैं, जो चट्टानों पर लिखा लेख होता है उसको अभिलेख कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। और अभिलेख के तिथि के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेलियोग्राफी कहते हैं। और सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो दूसरा एपिसोड आएगा तो उसमें आगे जो है हम इसको समाप्त करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये क्राउन बुक से वीडियो बना रहा हूँ और क्राउन बुक का जितना भी टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के, जो मैं इसे ख़त्म करवा दूंगा दोस्तों। और इससे जितने भी प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से 1-2 प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हाउ टू सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।